मेरे उमंग के दर्शकों, आज हम आपका स्वागत करते हैं और आपका परिचय आज हम डॉक्टर ज्योति वर्मा से करवाएंगे, जो कि बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज में झांसी में रहती हैं और वहां से वो आज हमारे साथ जुड़ी हैं। तो उनका परिचय तो हम आपको देंगे, लेकिन पहले आज का हम विषय आपसे बताना चाहते हैं कि संस्कृत और संस्कृति दो चीजों से हम बहुत अलग हो गए हैं। तो आज का ये सत्र भी विशेष सत्र है, क्योंकि आपको मालूम है कि हम अभी तक आपकी मुलाकात बराबर कवि कवियों से हो रही थी, लेकिन आज के इस कार्यक्रम को हम थोड़ा सा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक रूप देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो प्रोफेसर ज्योति वर्मा, आपका बहुत बहुत आज हमारे इस मंच पर स्वागत है। आप थैंक यू जी। आई, ये हमारा सौभाग्य है। और उनका थोड़ा सा परिचय हम देते हैं कि जैसा बताया कि वो संस्कृत के विभाग अध्यक्ष हैं। हम लोग उसको जल्दी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कहते हैं। तो बुंदेलखंड पीजी कॉलेज झांसी से हैं और उनकी बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिनको देख करके बड़ा खुशी हुई कि आज भी लोग इस विषय पे काम कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति और कालिदास, वैदिक साहित्य का इतिहास, नाट्य शास्त्रम, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1, 2, 3, 12, 16, 17, 18, उस पर भी उन्होंने अपनी पुस्तकें प्रकाशित करवाई हैं। संस्कृत साहित्य एवं शास्त्रकार, बांदा केसरी, महाकवि शक्ति भद्र, जो कि अभी प्रकाशाधीन है। इसके अलावा उनकी बहुत सी उपलब्धियां हैं। 50 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हैं और 200 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय सेमिनार्स और वेबिनार्स में उन्होंने भाग लिया है। तो ये आज उमंग का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज ज्योति वर्मा हमारे साथ है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्योति जी। और थैंक यू। आज थैंक यू लेखा जी। हम आपसे पूछेंगे कि संस्कृत से जो हम बहुत दूर हो गए, उसका क्या विशेष कारण रहा होगा और उसको हम कैसे पुनः बच्चों के बीच में लाने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि अचानक से तो ये जो बदलाव है वो संभव नहीं है। तो इस पर आपके क्या विचार है वो हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका लेखा जी कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित किया है। आपका और मैं आपके कार्यक्रम को सतत सुनती हूँ और आपके साथ लेखन में भी जुड़ी हूँ। आपका कार्य जिस गति से, जिस समसामयिक परिप्रेक्ष्य को लेकर के पौराणिक संदर्भों को आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत करने का जो आप इतना सराहनीय कार्य कर रही हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और बहुत शुभकामना करती हूँ कि आप इसी तरीके से हमारे साहित्य को, हमारी धरोहर को, हमारी सांस्कृतिक विरासत को अगर इन्हीं प्रकार के मुद्दों को लेकर के आप उठाती रहेंगी, तो कोई कारण नहीं है कि हमारी जो संस्कृत संस्कृति जो आपने अभी प्रश्न उठाया है, वो कभी नष्ट हो सके। क्योंकि जब तक इस धरा पर, जब तक इस धरती पर कालिदास की कृतियां, व्यास की कृति महाभारत, वाल्मीकि की रामायण, महाकवि कालिदास की शाकुंतल और महाकवि कालिदास के अन्य ग्रंथ अगर हैं इस धरती पर, तो संस्कृत को कोई मिटा तो नहीं सकता। संस्कृत देखिए, को कोई नहीं मिटा सकता। बस बात इसकी है कि आज जो संस्कृत को हम मृत भाषा जो कहते हैं कि ये भाषा मृत है, और उसका एक थोड़ा सा भौतिक परिदृश्य ये उभर के आता है कि हर कोई विषय को रोजगार से जोड़ने लगा है। बहुत बड़ी बात कही आपने ये। आप जब किसी भी चीज को रोजगार से जोड़ देंगे, तो संस्कृति तो विलुप्त हो ही जाएगी। हर चीज हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति में अगर हम देखें, तो वैदिक काल में जो शिक्षा थी, वो केवल 3 प्रकार की शिक्षा दी जाती थी: शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा। बच्चे से कहा जाता था कि आप शरीर सौष्ठव को बनाएं। आपके अंदर अगर शारीरिक बल आ गया,
तो कोई कारण नहीं है कि आप कभी लड़खड़ा सकें। सही बात है। आप मानसिक बल को इतना वर्धन करें, इतना वर्धन करें मानसिक बल का, कि कोई ऐसी परिस्थिति आपको आपके पथ से भ्रष्ट कर सके। और जो आध्यात्मिक उसकी जो चेतना है वो इतनी विस्तृत होनी चाहिए, इतनी सनाढ़ धनाढ़, उसको इतनी सघन होनी चाहिए कि छोटी छोटी परिस्थितियों में हम टूट ना सकें। आज के युवा को अगर आप देखें, मैं अपनी बात बस थोड़े से शब्दों में कह नहीं के नहीं, समाप्त बिल्कुल करती बिल्कुल, हूँ हम आज आपको ही ताकि सुनने। आप अपनी बात फिर हमसे पूछ सकें। मैं अगर आज आपके युवा को देखें तो कितने बच्चे आप देखिए मानसिक रोगों के शिकार हैं। क्यों? क्योंकि उनका आत्मिक बल नहीं है, आध्यात्मिक बल नहीं है। उन्होंने अपने आप को किसी के आगे समर्पित किया ही नहीं है। अब आप ये कहेंगी कि समर्पित करने का मतलब पूजा करना है। पूजा करना नहीं है समर्पित होने का मतलब। हमारे यहाँ तो गुरु को भी हम समर्पित कर देते थे। गुरु सही। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सही। तो हमारे यहाँ तो गुरु की भी बहुत महिमा है। गुरु को भी साक्षात देवता के रूप में माना गया है। तो कोई भगवान को पूजने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको संस्कृत साहित्य को, संस्कृत भाषा को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। उसी का ये परिणाम है कि थोड़ा सा संस्कृत का ह्रास हो रहा है। हो रहा है। तो कुछ तो जो है परिस्थितियां ऐसी रही, कुछ हमारी जो पराधीनता रही, उसके बहुत सारे अगर हम देखें तो कारण मुद्दे हो सकते हैं। लेकिन स्वतंत्रता मिले इतने वर्ष हो गए हैं, फिर भी हमारे अंदर वो जागृति नहीं आ पाई। तो अब तो वो जो नहीं आ पाई वो तो एक मुद्दा खत्म हो गया। अब हमारी इच्छा ये है कि किसी भी तरीके से इन चीजों को पुनः लोगों के अंदर इसका एक उसके प्रति आकर्षण पैदा किया जाए, या उनको किसी प्रकार का, बच्चों को जैसे आजकल विदेशी भाषा में सबका बहुत मन लगता है कि किसी भी प्रकार से हम जर्मन सीख लें और फ्रेंच सीख लें, दूसरी भाषाओं पे वो ज्यादा जोर देते हैं। और हमारी बोलचाल की भी भाषा में अगर देखा जाए तो अंग्रेजी का पुट बहुत हो गया है। जैसे मुझे भी कई बार लगता है इतना हिंदी काम करने के बाद भी कहीं पे अटक जाते हैं तो अंग्रेजी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो इसको कैसे जीवित किया जा सकता है, संस्कृत को हम के प्रति रुचि बच्चों की कैसे ये लाएं, ये एक ये मुद्दा है। आपने लेखा जी बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। और आपने जो एग्जाम्पल दिया है वो उससे भी अच्छा है। कि अभी आपने कहा कि हम हिंदी में इतना काम करते हैं, बावजूद उसके हम अंग्रेजी के शब्दों को प्रयोग करते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में। बिल्कुल करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है हम अंग्रेजी के शब्द प्रयोग करें। हिंदी में कितने उर्दू के शब्द हैं, कितने अंग्रेजी के शब्द हैं। अभी हम गिनाने लगे तो हिंदी में, हिंदी भाषा में ही अंग्रेजी के शब्दों का क्या कम स्थान है आगत स्टेशन। आगत शब्द हो गए ना, सारे तो आगत शब्द हो गए। तो ये आदत नहीं है, हिंदी भाषा वालों ने इन शब्दों को अपने उसमें स्थान दे दिया है हम्म। शब्दकोश में। अपनी भाषा में स्टेशन शब्द की मान्यता हो गई है, पैजामा शब्द की मान्यता हो गई है, गर्भ शब्द की मान्यता हो गई है। हम्म। लेकिन संस्कृत में ये बड़ी समस्या है अभी भी कि हम संस्कृत के शब्दों को संस्कृत भाषा के शब्दों के रूप में ही स्वीकार करते हैं। हम अन्यथा रूप में हम उसको नहीं स्वीकार करते। उसकी जरूरत भी तो लाओ, है। अब ट्रेन को रेलगाड़ी भी आप कह सकते हैं, तो रेल शब्द भी अंग्रेजी का है और गाड़ी शब्द हिंदी का है। हिंदी अंग्रेजी मिक्स करके हमने रेलगाड़ी बना दिया, हम्म। वो हमने स्वीकार लिया। रेलगाड़ी हमारे हिंदी के शब्दकोश में है, लेकिन संस्कृत में लौह पथ गामिनी। हमें नहीं कहा जाएगा। अब लौह पथ गामिनी आप कहोगे तो बच्चे को अगर सिखाया जाएगा तो वो तो कहेगा अरे ये तो बहुत झंझट है, बवाल है, हटाओ इसे। तो वो आकर्षित नहीं हो रहा है उससे, क्योंकि ये हमारे संस्कृत के जो मर्मज्ञ हैं, संस्कृत के जो विशेषज्ञ हैं। मेरा एक सेमिनार हुआ था, मैं अपना एक तजुर्बा बताती हूँ आपको। हम्म। तो टॉपिक में एकदम से अभी रिलेट नहीं कर पा रही हूँ क्या विषय था इसी संस्कृत भाषा का ही था। तो मैंने जब अपनी बात कही कि भाई हमें बच्चों को थोड़ा सा अशुद्ध भी अगर लिख रहे हैं, दो दूनी चार भी, अगर वो चार की जगह दो दूनी तीन बता रहे हैं, दो दूनी पांच बता रहे हैं, तो अगर हम उसको कह लें, करीब करीब मान लें, तो भी कोई हर्जा नहीं हो जाएगा।
हमें बच्चे को व्याकरण नहीं पढ़ानी, व्याकरण का पंडित नहीं बताना, हमें बच्चे को संस्कृत साहित्य के, जो उसके अंदर संस्कृति के सूत्र हैं, जो वो उनके बस। अंदर सभ्यता है, जो हमारी विरासत है, जो हमारे आत्मबल, मनोबल, शरीर बल का वर्धन करने वाले तत्व हैं, माता पिता का सम्मान करने वाले, गुरु का सम्मान करने वाले, प्रकृति का पूजन करने वाले और हमारी परंपराओं को बताने वाले, जो तमाम सारी जो हमारी विरासत है, वो पढ़ने से हम बच्चे वंचित रह जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब पहली कक्षा में हम उसको इको यणचि शब्द की व्याख्या करते हैं और यण संधि ऐसे ऐसे होती है, वैसे ऐसे होती है, हम उसको एज इट इज करते हैं, जहां गलती करती है तो नंबर काट लेते हैं, तो तो उसका बच्चा मन हट घबरा जाता जाता है, है, मन उसका हट मन हट जाता जाता है। है। मैं अपने बच्चों को कभी नंबर कम नहीं देती। मैं कहती हूँ 10 नंबर तो तुम्हें संस्कृत लेने के मिल गए, बहुत अब सुंदर आगे बात पढ़ो तुम, अब आगे पढ़ो तुम। तो ये हम लोगों को थोड़ा सा करना पड़ेगा। उदार भाव से, उदार भाव से, उदार भाव से जब हम संस्कृत को लेंगे, तो संस्कृत को कोई हटा नहीं सकता। क्योंकि आप लेखा जी ये देखिए कि संस्कृत कहाँ नहीं है। अगर आप प्रकृति का देखें तो हाँ सब। ऋग्वेद, अगर हम आदिकाल से चलते हैं तो ऋग्वेद जो है वो प्रकृति की पूजा का मंत्र प्रकृति है। पूजा है। आप संपूर्ण ऋग्वेद में आप उठा के देखिए तो सब जगह प्रकृति का ही वर्णन है। सूर्य की स्तुति है, नदियों की स्तुति है, वृक्षों की स्तुति है, वनस्पतियों की स्तुति है, पानी की स्तुति है, अग्नि की स्तुति है, कि जितने भी प्राकृतिक तत्व हैं, क्योंकि उस समय तो सभ्यता थी भी नहीं ना, हम हम्म, विकसित तो हुए नहीं थे ना। हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी अंतस चेतना से जो प्रकृति के तत्व थे उन्हीं में से उन तत्वों को खोजा जो हमारे जीवन के संवर्धन में, उसके परिवर्धन में आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। उन्हीं की उन्होंने स्तुति करी। संपूर्ण ऋग्वेद प्रकृति की स्तुतियों से भरा हुआ है। आप उसको कहां से हटा दोगे? बस बच्चे तक पहुंचाने की जरूरत है। अथर्ववेद में औषधियों का वर्णन है। अब आप, मैंने एक शोध पत्र अपना लिखा, तो उसमें शोध पत्र में मैंने जो उसमें गर्भावस्था का था वो, तो हम्म, उसमें जो प्रथम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चे को, माँ को वो दिया जाता है फॉलिक एसिड, ताकि बच्चे का जो है संपूर्ण विकास प्रॉपर हो। तो जो फॉलिक एसिड है, मैंने फिर उसमें देखा कि फॉलिक एसिड में ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो बच्चे के लिए हैं। तो मैंने अथर्ववेद उठा के देखा, तो अथर्ववेद में बच्चे के विकास के लिए उसमें लिखा है कि उसको पीली सरसों दी जाए, ओहो। जिससे कि बच्चा, उसका मस्तिष्क पूरा विकसित हो तो और वो उसका मस्तिष्क आधा ना बने और वो पूर्ण विकास को प्राप्त करे। और तमाम तरीके के उसको राक्षस और दानव इस प्रकार के नामों से उसको उन्होंने अथर्ववेद में बताया है। मैं शोध पत्र यहाँ लेके नहीं बैठी हूँ, पता नहीं किस मोड़ पे हमारी चर्चा चल पड़े, जी जी। लेकिन लेकिन मैंने उसमें ये लिखा है। और फिर जब मैं आयुर्वेद के वहां पे प्रोफेसर्स के पास गई, यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज में, तो उन्होंने बताया फॉलिक एसिड में तो पीली सरसों होती है। हम्म। तो वो हमारा अथर्ववेद जो औषधि का भंडार है, उसको आप कहाँ ले जाओगे? आप संस्कृत साहित्य को कैसे छुपा दोगे, कैसे हटा दोगे? नहीं, तो देखिए उसमें क्या हो रहा है कि जो हमारी अपनी चीजें थी विदेशी उसको ले जाके पेटेंट कर लेते हैं। फॉलिक एसिड तो सब लोग जानते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि उसका ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, यानी कि पीली अभी सरसों। आपने कोरोना काल में सारी औषधियां फेल थी, हाँ। केवल अदरक, तुलसी और गिलोय और आपका ये सारे जितने भी आपके, जितने भी आपकी चरक संहिता प्राकृतिक। और सुश्रुत में जो जो चीजें आपके कफ के लिए हैं, हाँ, आपके स्वास्थ्य के लिए हैं, वही चीजों ने काम किया है। काम किया है। ये इसीलिए तो ये मेरी इच्छा है कि लोगों को इसके साथ जोड़ा जाए। जैसे आप शोध कर रही हैं, जैसे आपने अभी ऋग्वेद की बात करी, तो पहले तो लोगों को वेद का नाम ही नहीं पता होगा कि हमारे 4 वेद हैं। ये भी लोगों को नहीं पता होगा। तो क्या कुछ ऐसा हम कर सकते हैं कि अपनी संस्कृति के, संस्कृत और संस्कृति अलग नहीं है, कि यही हमारी संस्कृति है। इसमें कुछ चीजें जो ऋग्वेद में है उनको हम किस प्रकार से बच्चों तक पहुंचाएं। जैसे प्रकृति पूजन की बात है, अपने हमारे ग्रहों की बात है, सूर्य चंद्रमा या नदियों के जल की बात आपने बताई। तो इसके साथ में हम लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं सरलता से, उसका मार्ग भी नहीं, हमको निकालना पड़ेगा। नहीं, उसका एक यही एकमात्र साधन है कि आप अपनी इच्छा से जिस भाषा में बच्चा पढ़ना चाहे उस भाषा में अपनी धरोहर को पढ़े। उसकी बाध्यता क्योंकि संस्कृत में ही पढ़े।
आप तेलुगु में कन्विंस हैं तो तेलुगु में पढ़िए साहित्य को, आप हिंदी में कन्विंस है तो हिंदी में पढ़िए, अंग्रेजी में पढ़िए, उस संस्कृत भाषा का अनुवाद किया जाए। तो साहित्य को थोड़ी ना, अब उस समय संस्कृत भाषा ही थी तो संस्कृत भाषा में वो ग्रंथ लिखे गए हैं, उनका अनुवाद करके हम उसको पढ़ सकते हैं। इतनी स्वतंत्रता। अब जैसे हमारे यहाँ भी हम बच्चों को संस्कृत पढ़ाते हैं, तो संस्कृत को संस्कृत बच्चे नहीं पढ़ते हैं, संस्कृत से हिंदी में ही पढ़ते हैं वो। बल्कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कैसी संस्कृत भाषा है कि बच्चा हिंदी में लिख रहा है। अरे बच्चा संस्कृत पढ़ तो रहा है, हिंदी में लिख रहा है, इसका क्या मतलब है? वो नहीं, कालिदास को तो पढ़ रहा है। लिपि तो वही है, लिपि में तो कोई अंतर आ नहीं भाषा रहा है। भाषा वही भाषा है। तो वही वो है, पढ़ वहीं रहा से। है, हाँ, संस्कृत के श्लोक पढ़ रहा है, संस्कृत के श्लोक बोल रहा है, लेकिन संस्कृत की व्याख्या हिंदी में कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। सरल हमें सरल तो हमारा हो। सिलेबस सर्वग्राही बनाना पड़ेगा। जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है, हमें अपनी भाषा में भी परिवर्तन करना ही पड़ेगा, तभी हम अपने उस धरोहर को जन जन तक पहुंचाने में समर्थ हो सकते हैं। तो ये तो आपने एक बहुत अच्छा मुझे विषय दे दिया है कि अभी लोग पूछ रहे थे कि आप अगले में क्या करेंगी। एक जो पुस्तक आ रही है, इसमें आपने, आपकी सहभागिता है, तो इसके बाद तो मुझे लगता है कि ऋग्वेद की कुछ ऋचाएं ली जाएं, जिनके ऊपर कुछ काम किया जाए। कुछ ऐसा करने से लोग मैं तो यही करती हूँ, मैं तो पूरा नवम भवति इति पुराणम, जो पुरानी चीजें हैं वो नए रूप में ही आती हैं। जितने भी हमारे पुराण हैं वो हम्म, हमारे समस्त श्रुतियों को, श्रुति और स्मृति दो चीजें हैं। श्रुतियां वेद हैं, स्मृतियां उनके आधार पर लिखी गई वो तमाम सारी और शिक्षाएं हैं। तो शिक्षाएं। पुराण तो स्मृति ग्रंथ हैं, उसको उसमें लिखे गए हैं, और वो सब लोग सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं। तो उसमें आप, भाष नहीं तो अब हम ये आपसे पूछेंगे, जैसे आप पढ़ा रही हैं और हाँ। आप बहुत उदारता से आपने कहा आप पढ़ा रही हैं, तो इससे लोगों की मानसिकता में क्या कुछ फर्क आ रहा है? जो बच्चे इसको पढ़ रहे हैं आपके पास, क्या नहीं उनके देखिए, व्यवहार? मैं बता दूं आपको, मैं व्यक्तिगत अनुभव बताती हूँ कि जब मैंने ज्वाइन किया था 94 में एज ए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। हम्म, तो हमारे क्लास में आप ये समझिए कम से कम 70 बच्चे संस्कृत लेते थे, हम्म, पूरी क्लास भरी रहती थी। आज की स्थिति ये हो गई है कि हमारे पास 7 बच्चे नहीं मिल रहे हमें। उसकी कारण क्या है? उसका भी बहुत बड़ा कारण पॉलिसी है। वो कैसी पॉलिसी? एक तो पॉलिसी आपने क्या बना दी, आपको याद होगा शायद आपने भी, कि जब हिंदी की थर्ड पेपर, आपने अपने जमाने में हिंदी के थर्ड पेपर में संस्कृत पढ़ी होगी, बिल्कुल पढ़ी। पढ़ी है ना? संस्कृत पढ़ी। परिचारिका करके थी, हम्म, जो थर्ड पेपर में संस्कृत ही हमें पढ़ाई जाती थी। 9th 10th 11th 12th तक हमने हम्म, संस्कृत परिचारिका पढ़ी है। आपने पढ़ी है? बिल्कुल पढ़ा है, बिल्कुल बिल्कुल वही तो सिलेबस हमने है। भी पढ़ी है, आपने भी पढ़ी है। तो जब ये चीज हमारे बच्चे को, जब 9th 10th 11th 12th में भले ही उसने संस्कृत विषय नहीं लिया, लेकिन हिंदी के साथ आवश्यक अनिवार्य विषय के रूप में उसको संस्कृत की एक पतली सी पुस्तक पढ़नी पड़ती थी। हम्म, और वहां से वो जब वो देखता था कि फर्स्ट पेपर में इतने नंबर आए, सेकंड पेपर में इतने नंबर आए, थर्ड पेपर में मैक्सिमम नंबर आए, जिसने हमारी डिवीजन बना दी, सही तो है। उसको उस विषय के प्रति थोड़ा सा लगाव होता था। चाहे भले ही है, देखिए स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। तो जब तक हमारा स्वार्थ है, चाहे वो नंबरों का स्वार्थ हो, चाहे रोजगार का स्वार्थ हो, चाहे किसी चीज को पाने का स्वार्थ हो, हमारा अपना, हर बच्चे का अपना एक स्वार्थ होता है। हम्म, तो जब हमारे को, जब 12th तक हमने देखा कि संस्कृत की वजह से हमें नंबर अच्छे मिले, तो हमने बीए में संस्कृत ऑप्ट करी। हम्म, ठीक है। आज क्या पॉलिसी बन गई है? 8th के बाद 6th 7th 8th में बच्चा संस्कृत पढ़ता है, 9th 10th 11th 12th में थर्ड पेपर की संस्कृत हटा दी गई। 9th 10th 11th 12th में संस्कृत सब्जेक्ट हिंदी के पीछे जो था वो हाँ, हटा दिया गया। तो ये पॉलिसी मैटर हो गया, तो तो इसकी ये वजह। पॉलिसी मैटर हो गया। तो पॉलिसी मैटर जब आपने हटा ही दिया, 9वीं क्लास में जब बच्चे के अंदर थोड़ी सी चेतना आती है, थोड़ी सी समझ आती है, हम्म, आपने वहां से उसको हिंदी के साथ संस्कृत हटा दिया। तो वो 12वीं के बाद बीए में आके संस्कृत क्यों ले? वो समझेगा ही नहीं, वो जानेगा ही नहीं कि क्या है। नहीं लेगा ही नहीं वो,
क्योंकि देखिए संस्कृत विषय कठिन तो है, उसकी व्याकरण कठिन तो है, ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन उसको जब हम पढ़ेंगे, कौन सी चीज कठिन नहीं है? क्या गणित कठिन नहीं है? क्या विज्ञान कठिन नहीं है? वो भी कठिन है, लेकिन जब हम उसको पढ़ेंगे तो सरल हो जाता है। मेरा बेटा है, उसके 85 नंबर से कम नहीं आते थे संस्कृत में। वो कहता था मम्मी 2 दिन में पढ़ा देती है। तो पढ़ाने की एक ट्रिक होती है, और वो बच्चा पढ़ लेता था। तो जब बच्चे को हमने हटा दिया, विषय ही हटा दिया, तो उसका उधर से पूरा रुझान समाप्त हो गया। अब आप जाके रिसर्च करिए, इंटर कॉलेज में संस्कृत एज ए सब्जेक्ट लेने वाले मुश्किल से 12 बच्चे, 10 बच्चे भी मिल जाए बड़ी बात है, संस्कृत सब्जेक्ट मिल जाए। पीएम श्री जो केंद्रीय विद्यालय है, मैं एक बार वहां इंटरव्यू लेने गई, मैंने वहां उनसे पूछा कि सर आपके यहाँ संस्कृत की क्या स्ट्रेंथ है? बोले हमारे यहाँ तो 0 है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में संस्कृत की स्ट्रेंथ 0। नहीं तो देखिए, तो उसका तो कारण समझ में आया कि जब आपने मतलब 9-10 से ही हटा दिया तो कोई पढ़ेगा ही क्यों? क्यों लेगा वो? क्यों लेगा? सब्जेक्ट तो कोई नहीं ले सकता है जब तक उसकी रुचि नहीं हुई। अब अभी एक नई पॉलिसी आ गई एनईपी की। अभी पिछले वर्ष तक हमारे पास संस्कृत में 35 बच्चे थे फर्स्ट सेमेस्टर में। अभी इस साल जब हमने एडमिशन किया है, तो हमारे को कोई बच्चा लेने को तैयार नहीं, और मैंने भी उसको फोर्स नहीं किया। क्यों नहीं फोर्स किया? उसकी भी वजह है, क्योंकि आपने बीए में 2 सब्जेक्ट कर दिए केवल। अब पॉलिसी देखिए, आप आपने संस्कृत में बीए में 2 सब्जेक्ट कर दिए, कि आपको 4 ईयर का बीए कर दिया, 4 ईयर का बीए कर दिया। अभी तक लास्ट ईयर तक संस्कृत का ये था कि बच्चे लेते थे, उनसे हम कहते थे तुम ले लो और 3rd ईयर में आके छोड़ देना, कोई भी 2 अपने रुचि के विषय पढ़ लेना, और तीसरा विषय संस्कृत छोड़ देना, तुम मत पढ़ना। तो हम बच्चे को ये कह के विषय संस्कृत देते थे, लेकिन बच्चा 3rd ईयर में आके संस्कृत नहीं छोड़ता था, साथ में अन्य विषय छोड़ता था। होता कहता था मैडम संस्कृत में लेंगे क्योंकि संस्कृत में नंबर अच्छे आ रहे हैं। वो संस्कृत छोड़ता नहीं था। और आज आपने क्या कर दिया कि आपने छोड़ने वाला जो है सिस्टम खत्म कर दिया। सिस्टम। अब बीए में केवल आपको प्रथम सेमेस्टर में अगर आपने 2 विषय लिए हैं, तो अंत तक आपको 2 ही रखने हैं, छोड़ना कुछ नहीं है। और जो 2 विषय आपने लिए हैं, उन्हीं 2 में से एक में आपको एमए करना है, पीएचडी करना है। तो भला कोई संस्कृत क्यों लेगा जब उसने पढ़ा ही नहीं है 9th 10th में, 11th 12th में, नहीं, तो उसके बीए में आके क्यों? उसका रुझान ही नहीं है तो वो फिर नहीं, ये उसको पता ही नहीं है, कठिन लगता है उसे। कठिन लगता 8वीं है। क्लास तक पढ़ा है, उसको कठिन लगता है, वो क्यों पढ़ेगा? नहीं मैडम संस्कृत बहुत कठिन है, नहीं मैं संस्कृत नहीं पढ़ूंगी, तो मैं नहीं उसके पढ़ूंगी। इसीलिए जो एक अच्छे अध्यापकों की भी कमी हो गई है। हाँ। जानकार हाँ, है, वो भी तो ये देखते होंगे कि हम अगर संस्कृत के अध्यापक या अध्यापिका हैं तो हमको रोजगार मिलने में भी दिक्कत होगी, अगर बहुत से कॉलेजेस में संस्कृत है ही नहीं तो वो एक पढ़ाई। बात बताएं, एक बात बताएं, रोजगार का जो कंसेप्ट है, आप इंटर पास करके कोई रोजगार आपको मिलता नहीं है। इंटर पास करके क्या कोई रोजगार मिलता है? हर नहीं। रोजगार के लिए हर रोजगार के लिए आपको रिटन टेस्ट देना पड़ता है, हर रोजगार के लिए। चाहे आप वो एक टीसी का इंटरव्यू, टीसी की नौकरी लें, चाहे आप वो 4th क्लास की लें, चाहे क्लास समूह गा की लें, 3 ग्रेड की लें, किसी भी ग्रेड की लें, आईएएस की लें, पीसीएस की लें, किसी भी ग्रेड की नौकरी के लिए आपको रिटन परीक्षा देनी ही पड़ती है। और उसमें बीएड करो, संस्कृत का बीटीसी करो। नहीं तो संस्कृत अगर किसी बच्चे ने पढ़ी है, तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि हमारे संस्कृत से, संस्कृत साहित्य से, वेद से, रामायण से, महाभारत से, कालिदास से, भवभूति से, इन सब से मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपके कम से कम 25 प्रश्न आते हैं। 25 प्रश्न। और उसके बाद भी उसके पढ़ाने बाद वाले भी आज ये पढ़ने का हमारी नहीं। विडंबना है, ये विरोधाभास है, संस्कृत पाके हमें रोजगार नहीं मिल रहा। अरे संस्कृत पाके कोई पंडित ही थोड़ी ना कोई बन रहा है। संस्कृत का अध्ययन करके तुम साहित्य का पढ़ रहे हो, संस्कृति पढ़ रहे हो, अपना सिस्टम जान रहे हो, अपने भारतीय विरासत को जान रहे हो, भारतीय धरोहर को जान रहे हो, अपने संस्कृत साहित्य को जान रहे हो, उसके तमाम प्रश्न आते हैं। अभी आपने पहले कहा था कि वेद क्या है किसी को नहीं पता, क्या नहीं किसी भी परीक्षा को उठा के देख लीजिए, वेद के प्रश्न पूछे जाते हैं? किसी भी परीक्षा को आप पूछ लीजिए उठा के। तो नहीं तो अब तो समस्या तो हमारे सामने है, हम अब उसके समाधान की बात देखते हैं कि हम इसमें हम लोग, हम आम लोग
जो साहित्य में थोड़ी बहुत भी रुचि रखते हैं, या हम चाहते हैं कि हमारी संस्कृति से हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो थोड़ा सा जुड़े, क्योंकि अभी जो चारों तरफ आप अपने घर में भी परिवर्तन देख रही हैं, हम भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रेम का संबंध जो है वो कम होता जा रहा है। शायद उसके एक मूलभूत कारण मुझे ये लगता है कि जो हमारे बाद की पीढ़ी थी उसने स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व दिया कि हम स्वतंत्र व्यक्तित्व की तरह से निखरे हैं। तो अब उसकी वजह से जो उसकी अगली पीढ़ी है, जो हमारे थर्ड जनरेशन जिसको हम कहते हैं, वो तो बिल्कुल ही जेंजी वाली जो कह रहे हैं वो हो गई। तो इसको कैसे कहीं से तो एक बिंदु से शुरुआत करें कि उनको हम बांध सके। प्रयास तो करना ही पड़ेगा, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, मैं ऐसा सोचती हूँ। नहीं, ठीक सोच रही हैं आप। उसका एक यही है कि हमारे साहित्य में, चाहे वो संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उस साहित्य से लेकर के हमें वहाँ का जो कंटेंट है, हम्म। जो कैरेक्टर बिल्डिंग वाले जो चीजें हैं, उनको निकाल करके बच्चों को हमें पढ़ाना पड़ेगा। हमारे यहाँ पहले हमारे गुरुजी कहते थे, बेटी याद कर लो, याद कर लो, पहले रटा देते थे। अब आज रटने का कंसेप्ट खत्म हो गया, रटना नहीं है, पढ़ो, ये अब समझ लो। बहुत सारी चीजें याद करनी ही पड़ेंगी। आप याद कर लोगे तो वो स्वतः समझ में आ जाएंगी। कुछ ऐसे श्लोक, कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसी सूक्तियां हमें निकालनी पड़ेंगी और उनको सिलेबस में देनी पड़ेंगी, पिरोनी पड़ेंगी। उन्हें बच्चों को याद करना पड़ेगा, कंठस्थ कराना पड़ेगा, ताकि वो उसको समझ सके। और शुरू से, फ्रॉम द क्लास वन, चलिए, वो तो फ्रॉम द सिलेबस की बात बिगिनिंग। हुई, तो जो थी वो तो हम और आप नहीं कर पाएंगे कि हम उसको सिलेबस में ऐड कर पाए। हम और आप मिल करके क्या कुछ तो ऐसी सूक्तियां जो आपने निकाली हैं, जो आपने पढ़ी हैं, उसको हम क्या इस मंच के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं, कुछ कुछ हम चीजें। हम हम आपके साथ काम कर सकते हैं। कुछ ऐसी सूक्तियां जिसका हिंदी अनुवाद सहित, उनकी प्रासंगिकता, उनकी उपयोगिता सहित, हम ऐसी सूक्तियां बना करके आपको प्रेषित कर सकते हैं। आप उन्हें छापिए, वो किताबें पढ़ें बच्चे, तो वो श्लोक उनको याद करें, उनका अर्थ समझ में आए, सरल से सरल, एकदम सरल से सरल, वो पढ़ नहीं, सकते हाँ, हैं बच्चे। ये भी कर सकते हैं। दूसरा, जैसे हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या हम कुछ चीजें जब भी समय हो थोड़ा थोड़ा करके कुछ चीजें बताएं। जैसे ऋग्वेद की बात है, मुझे बहुत ज्यादा इस समय छू गई है मन को, कि वृक्षों के प्रति हमारा स्नेह, उनके प्रति हमारा जो आदर भाव है, इसके ऊपर अगर यहाँ से शुरुआत करें कि जो प्रकृति से, नेचर से कनेक्ट करना है लोगों को, उसके हाँ, लिए। तो नेचर को तो देखिए आप छोड़ सकते नहीं हैं। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आप जितनी दादागिरी कर लें, जितना पानी बहाएंगे, प्रकृति दंड आपको ही देगी। वही तो दिख रहा है ना, देखिए और रोज वो तो। दंड आपको भोगना ही पड़ेगा। आप अगर अपने संस्कार से चित होंगे, तो दंड तो जो आप दोगे वही आपको आएगा लौट के, निश्चित 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 वो आएगा। तो कर्म का चक्र कहा जाता है ना, कि हम हाँ, कर्म एकदम कराए आएगा। वो वापस आएगा। अध्यात्म तो यही कहता है। तो हमारा इस कार्यक्रम को करने का जो मूलभूत हमारा उद्देश्य था वो यही था कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, कि हम आने वाली पीढ़ियों को संस्कृत और संस्कृति का अर्थ समझाते हुए कि ये चीजें हमारे जीवन में कितनी आवश्यक है, बिना इसके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो क्योंकि और देशों में देखिए वो अपनी संस्कृति को बचाए हुए हैं, वो पूरी रूप से संस्कृति को अपना नहीं छोड़ा, चाहे वो जापान को देख लें और आप किसी भी यूरोपियन कंट्रीज को देखिए, वो अपनी संस्कृति को अभी भी कहीं ना कहीं थामे हुए हैं। नहीं तो वो इसीलिए ना कि वो उसको करने के लिए बाध्य करते हैं। उनके बाध्यता की यहाँ जरूरत बाध्यता है। है, हमारे यहाँ बाध्यता नहीं है। हम बाध्य कहाँ करते हैं, हम तो फ्री छोड़ देते हैं। स्वतंत्रता का मतलब उच्छृंखलता नहीं है। हम्म। वही जो हमने मान लिया है उसको। हाँ, अब हमने स्वतंत्र इतना कर दिया है कि डांटो नहीं, मारो नहीं, टोको नहीं। हम अपने ही घर में देखते हैं, बच्चों को टोको मत, मत डांटो,
मत कहो, जबरदस्ती मत करो। अब छोटे से बच्चे को जबरदस्ती कैसे नहीं करो, कितनी जगह आप जबरदस्ती करते हो। और कोई भी बच्चा क्या बिना जबरदस्ती किए स्कूल जाता है? सुबह उसको 7 बजे स्कूल जाना है, तो 6, 6:30 बजे उसको जबरदस्ती ही तो उठाया जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं तो थोड़ी सी आपको सख्ती करनी ही पड़ेगी, तभी नतीजा आएगा। बहुत स्वतंत्रता अच्छी नहीं होती है। उच्छृंखल हो जाते हैं लोग, ये भी बात सही। उच्छृंखलता है, अत्यधिक स्वतंत्रता उच्छृंखलता होती है। इसको रोकने का कोई बहुत नहीं, समय का चक्र समय ही रोकेगा, हम आप नहीं रोक सकते हैं। हम लोगों को तो हमारे पेरेंट्स ने बहुत सख्ती से पाला है, और उसका नतीजा ये है कि आज हम हैं, स्वस्थ हैं। 60 साल के हो चुके हैं, हम 61 साल के हैं, और हम अपने आप को पूर्ण स्वस्थ पाते हैं। बस आंखों ने साथ जरूर छोड़ दिया है, चश्मा लग गया है, अदरवाइज सब सब अंग सब स्वस्थ हैं। अब हमारे ही बच्चे हैं, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, फलाना है, ढिमाका है। हमें तो ये सब बीमारियों के नाम तक नहीं छू के गए। तो पूर्ण क्योंकि हमारी दिनचर्या है, स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, और उस स्वास्थ्य के लिए हम कुछ करते हैं। हाँ, तो सबसे बड़ी चीज तो मुझे यही समझ में आया कि थोड़ा थोड़ा कुछ उसको कलात्मक बना करके चीजों को प्रकृति के साथ छोटे बच्चों से वहां से शुरुआत करी जाए, कि उनको कुछ इसके बारे में बताया जाए, जो इनकी सूक्तियां निकाली नहीं, जाए। स्कूलों में करते हैं बच्चे, कचरा बाहर नहीं फेंकते हैं, उन्हें पता है गुड बैड क्या है, क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है, उन्हें पता है, ऐसी बात नहीं है। हम्म, सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को बताते भी हैं। लेकिन अब बस वही है, समय का थोड़ा सा परिवर्तन है, वो तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। और बाकी तो हम लोग जो कर रहे हैं, हमें करते रहना है। आज देखिए, आप बताइए, जब मानस लिखी गई, या जब रामायण लिखी गई, या जब कालिदास ने अपने ग्रंथ लिखे, या जब ऋग्वेद के ऋषियों ने ऋग्वेद की ऋचाएं लिखी, तो क्या उन्होंने ये सोच के लिखा था कि इनको इतना सम्मान मिलेगा? सम्मान मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात कही जो है। थी, ये तो दिल को छू गई। हम किसी भी चीज को, वृक्ष फल देता है, वो ये सोच के थोड़ी ना अपने फल निकालता है कि कोई खाएगा तभी मैं दूं, कोई खाए या ना खाए, वो तो अपने स्वांतः सुखाए, वो उसके नैसर्गिक रूप से वो अपने कार्य में रत रहता है। तो हमें भी अपना नैसर्गिक कर्तव्य करते रहना है, और उस कर्तव्य में ही परिवर्तन है, फैशन है ये एक फैशन है स्वतंत्रता का। जब ये थक जाएगा, यहाँ कंठ तक फैशन जब आ जाएगा, तो फिर परिवर्तन निश्चित आएगा, ये आप मानिए। निश्चित रूप से आएगा। पर तो परिवर्तन आएगा। हाँ जी, बिल्कुल, जैसे फैशन होता है ना, लंबे कुर्ते, छोटे कुर्ते, ऊंचे कुर्ते, ये आस्तीन वो आस्तीन, उसी तरीके से ये आजकल थोड़ा सा फैशन है, हम तो इसको ये भी। मानते हैं कि हमारी पीढ़ी ने सबसे ज्यादा परिवर्तन देखा, अपनी नानी दादी से लेकर अपने नाती पोतों तक जो हम देख रहे हैं, उसमें 6 जनरेशन में कितना ज्यादा परिवर्तन हुआ है। कुछ अच्छे के लिए हुआ है, कुछ। दीदी, एक बात और भी मुझे बहुत क्लिक करती है, जो मैं कहना चाहती हूँ आपके मंच से, कि ये बात है कि हमें ऐसा लगता था कि हमारे पेरेंट्स जो कहते थे, वो सचमुच में हमें लगता था कि वो हमसे ज्यादा जानते हैं। हम्म, लेकिन आजकल के बच्चे वो महसूस ही नहीं कर पाते कि हमारे पापा हमसे ज्यादा जानते हैं। हाँ, कि उनको वही जेंजी आ गया ना, कि उनको लगता है कि क्योंकि हम सब नहीं, उन्हें हर चीज उनके उस मोबाइल के प्लेटफॉर्म में, उन्हें हर चीज हमसे पहले पता है, पता है। हमारे बताने के पहले उन्हें पता है। तो ये ये भी जो सोशल, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सोशल मीडिया जो है। सोशल मीडिया इतना ज्यादा है, और ये जब से ये कोरोना ने हर बच्चे को मोबाइल दे दिया है, तो ये इससे भी थोड़ा सा बहुत ड्रास्टिक चेंज है, चेंज आ गया है। बहुत चेंज है। तो ये चर्चा तो अच्छी रही, तो इसका हम जो उसका सार निकलता है, वो मुझे यही समझ में आता है कि हम सतत कार्य करते रहें, हम लिखते रहें, हम हाँ, प्रेषित करते रहें। करना और पड़ेगा। कभी ना कभी तो ये चीजें ऐसी हैं कि बहुत ज्यादा लोगों को किसी वक्त फील कर जाएंगी, ये हम नहीं जानते वो समय कब आएगा। लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए
हम एक विरासत छोड़ सकते हैं। मैं बिल्कुल, मेरा मानना यही है कि जैसे अभी ऋग्वेद के मंत्र हैं या उनमें ऐसी स्तुतियां, बहुत बड़ा ग्रंथ है, विशाल ग्रंथ है, तो पढ़ा वो है मैंने। पढ़ना है, वो संभव नहीं है सबके लिए पढ़ना। हाँ लेकिन उसमें से कुछ चुनिंदा 4-4 5-5 मंत्र, सूर्य के, अग्नि के, पृथ्वी के, जल के, वायु के, उनको निकाल करके अगर हाँ हम एक छोटा सा संकलन करें, एक कल्प उसकी तरह से, जैसे होता है ना, हाँ, सूत्र रूप में, सूत्र रूप में। सूत्र रूप में, तो वो उससे आज नहीं तो कल फर्क तो आएगा, और आएगा ही, जाएगा, आएगा हाँ, क्यों आएगा। नहीं होगा, बिल्कुल आएगा। तो इसमें फिर हम और आप मिल करके इस पर कार्य करते हैं, क्योंकि मुझे हाँ, तो एकदम। एक नया विषय कुछ चाहिए था कि जैसे अभी पौराणिक पात्रों से मैं लोगों को जोड़ूंगी, वैसे ही हाँ, इनसे भी मेरा मन है कि इनको जोड़ा जाए। इसमें लोगों तक चीज हमारी एक बहुत शुद्ध रूप में और हाँ, सार सार गर्भित जिसको हम कहते हैं उस तरीके से मिलेगी, तो परिवर्तन जो है वो अब नहीं तो कुछ वर्षों के पश्चात आएगा, हाँ, निश्चित रूप बिल्कुल से मिलेगा, आएगा। बिल्कुल तो मिलेगा, हमें ये तो हमारी हमेशा जो आशान्वित रहना चाहिए, और परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। तो धरोहर तो हमारी सुरक्षित है, सुरक्षित लेकिन है, कहीं नहीं जा ले, सकती है। लेकिन उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। तो देखो दर्शकों, आज कितनी अच्छी बातें आज हमने सुनी और समझी हैं कि कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाती है। जैसे लोगों के मन में बहुत है कि आज हम कर रहे हैं, इसका क्या लाभ हमको आगे जाके मिलेगा। मिलेगा, हमको तो मिलेगा ही, लेकिन हमारे आने वाली संतति जो है वो उससे कितनी लाभान्वित होगी, ये चीज भी हमको समझना है और प्रयास करते रहना है कि कभी भी हमको हार नहीं माननी है किसी भी चीज से। तो ज्योति, आप और कुछ संस्कृति के ऊपर कुछ और कहना चाहेंगी? मैं यही कहूंगी कि जो पेड़ आज आपने लगाया है, 10 साल बाद वो फलेगा, भले ही उसके फल आप ना खाएं, हाँ। लेकिन आने वाली पीढ़ी जरूर खाएगी उसके फल। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इतनी अच्छी बातें हुई है जो बहुत दिन से मेरे मन में पनप रही थी कि किसके साथ में इसको साझा करूं। तो दर्शकों, हम फिर आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई रूप में, नई चीजों के साथ में। और ज्योति जी से ये मेरी गुजारिश रहेगी कि आप इस पर कुछ आप लिखें, कुछ हम लिखें और आगे जरूर। बढ़ते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज थैंक यू। हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। बहुत बहुत आभार आपका, आपने मुझे अवसर दिया यहाँ पे बोलने का और अपनी बात कहने का, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उमंग का ये प्रयास बहुत सार्थक है, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उमंग आप ही लोगों से आलोकित है, तो इसलिए मिलते बिल्कुल। रहे तो बहुत अच्छा रहता है। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।